आपने कई बार सुना होगा कि कातिल ने किसी फिल्म को देखकर उसकी पैटर्न से खून किया और उस फिल्म में जैसे जैसे दिखाया गया है बिल्कुल उसी पैटर्न से कत्ल किया और लाश को छुपाया गया। आप सबने दृश्यम मूवी तो देखी ही होगी जिसमें अजय देवगन ने शानदार अभिनय किया था। ये मूवी सस्पेंस थ्रिलर मूवी थी। इस फिल्म की कहानी काफी रोमांचक थी। इस फिल्म का पार्ट 2 भी आया था। इस फिल्म में एक खून होता है लेकिन लास्ट तक भी कातिल पुलिस की गिरफ्त में नहीं आता है। आज की जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें भी एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी का खून किया और हूबहू दृश्यम मूवी की तरह लाश को दफनाया, लेकिन दुर्भाग्य से ये कातिल पकड़ा जाता है। प्लानिंग इतनी अच्छी होने के बावजूद भी ये कातिल कैसे पकड़ा गया, चलिए जानते हैं पूरी कहानी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आपके बीच ऐसे ही कहानी लाते रहें। और कहानी को पूरा देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस कहानी की शुरुआत होती है बेंगलुरु के एक इलाके से। 12 अगस्त 2024 की रात करीब 9 बजे एक शख्स मदनायक अनहल्ली पुलिस के पास कॉल करता है और कहता है कि मेरी पत्नी आपसे बात करना चाहती है। फिर वो महिला पुलिस को बताती है कि मेरी एक सहेली है ललिता जो 24 घंटे से लापता है। उसका फोन भी बंद आ रहा है। सभी से पूछ लिया लेकिन उसका कोई जानकारी नहीं मिल पाया। मुझे शक है कि उसका पति ही उसके साथ कुछ न कुछ किया है। ललिता की शादी 6 साल पहले उमेश से हुआ था। ललिता ब्यूटिशियन है और उमेश एक ट्रैवल एजेंसी में काम करता है। इनके 5 साल का एक बेटा भी है। करीब 2 सालों से इन दोनों में अनबन शुरू हो गई थी। ललिता को लग रहा था कि उमेश का किसी के साथ चक्कर चल रहा है और उमेश को लग रहा था कि ललिता का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। वो दोनों 2 साल से बेंगलुरु में ही अलग रह रहे थे। 11 अगस्त को ललिता मेरे पास आई और बताई कि मुझे तुम्हारी स्कूटी चाहिए। जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हें स्कूटी क्यों चाहिए तो वो बताती है कि उसके पति उमेश ने उसे बात करने के लिए एक जगह पे बुलाया है। इसके लिए मुझे तुम्हारी स्कूटी चाहिए और मुझे पूरा यकीन है कि उमेश जरूर कुछ गड़बड़ करेगा, इसलिए मैं अपनी लाइव लोकेशन तुम पे भेज देती हूँ। और उसने अपनी लाइव लोकेशन मेरे मोबाइल पर भेज दी। 6:11 तक मेरी ललिता से बात हो रही थी। उसके बाद उसका फोन नहीं लग रहा था और लाइव लोकेशन बेंगलुरु से 60 किलोमीटर दूर दिखा रहा था। शाम से रात हो गई लेकिन ललिता का कोई खबर नहीं मिला। रात तक भी ललिता के बारे में कुछ पता नहीं चला, लेकिन रात में मेरी स्कूटी लेकर उमेश आया। जब मैंने ललिता के बारे में पूछा तो उसने बताया कि ललिता बस से अपने घर चली गई। मैंने ललिता को फोन करने की कोशिश की लेकिन उसका फोन नहीं लगा। मुझे लगा किसी कारणवश उसका फोन नहीं लग रहा है। हो सकता है उसके फोन का बैटरी डेड हो गया हो। मेरे पति ने कहा आज रात भर रुक जाते हैं। और जब अगले दिन भी उसका कॉल नहीं लगा तो मैं घबरा गई और मन में गलत ख्याल आ रहे थे। तो 12 अगस्त को मैं अपना कंप्लेन लिखा रही हूँ। इसके बाद पुलिस उमेश के घर जाते हैं और ललिता के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि मैं ललिता से मिला था और तलाक के बारे में बात की और उसके बाद उसे बस स्टॉप पर छोड़कर मैं वहां से वापस आ गया और स्कूटी देकर मैं भी घर आ गया। पूछताछ करने के बाद ललिता के लास्ट लोकेशन पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस होन्नापुर झील के पास पहुंचती है क्योंकि ललिता का लाइव लोकेशन यहीं पे बंद हुआ था। वहाँ पे ज्यादा कुछ पता नहीं चला, लेकिन ललिता की सहेली को पूरा यकीन था उमेश ने ही कुछ किया है। उसके बार बार आरोप लगाने पर पुलिस उमेश से फिर पूछताछ करते हैं तो वह टूट जाता है और ललिता के हत्या की बात कबूल कर लेता है और बताता है कि
कैसे उसने ललिता का कत्ल किया। उसने बताया कि मैंने ललिता को बात करने के लिए जंगल में बुलाया। वो मुझे तलाक देना चाहती थी। उसके बाद कंपेंसेशन और बहुत सारी चीजें होती है। मुझसे मेरा बेटा ले लेती और उससे मिलने नहीं देती, इसलिए मैंने गुस्से में आकर उसका गला दबाकर कत्ल कर दिया और वही जमीन खोदकर लाश को छुपा दिया। अब उमेश पुलिस को वही जंगल में लेकर जाता है और जहां लाश को दफन किया था वो जगह भी दिखाता है। जंगल से लाश बरामद कर उमेश को हिरासत में ले लेते हैं। केस सॉल्व हो चुका था, लाश मिल गया था, मुजरिम ने जुर्म भी कबूल कर लिया था। लेकिन पुलिस को एक बात समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने इस वारदात को अपने घर से इतनी दूर जाकर क्यों किया। ये काम वो आसपास के जंगलों में भी कर सकता था। पुलिस एक बार फिर से उमेश से पूछते हैं कि तुमने अपनी पत्नी का कत्ल इतनी दूर ले जाकर क्यों किया। शक्ति से पूछने पर उसने बताया कि उसे ऐसा करने की सलाह उसके एक दोस्त किरण कुमार ने दिया था। किरण मेरे गांव के बगल के गांव में रहता था। हम बचपन से एक साथ खेले कूदे और बड़े हुए। बड़े होने के बाद मैं यहाँ आ गया और वो वही रह गया, लेकिन हमारी दोस्ती बरकरार थी। एक दिन मैं किरण से मिला और मैंने अपने फैमिली प्रॉब्लम के बारे में बताया। मैं अपनी पत्नी से छुटकारा चाहता हूँ, मैं उसे मारना चाहता हूँ। तब किरण बताया कि अगर तुम कत्ल करने के बाद जेल नहीं जाना चाहते हो तो बेंगलुरु से 60 किलोमीटर दूर एक मगधी नाम का जगह है, वहाँ एक विशाल जंगल है, वहीं पे मार कर लाश को गाड़ देना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अब पुलिस किरण कुमार की तलाश में जुट जाते हैं और थोड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद किरण कुमार को गिरफ्तार कर लेते हैं। पहले उसे उमेश को सलाह देने के जुर्म में उसे जेल भेजा था, लेकिन काफी दिन जेल में रहने के बाद भी उससे मिलने कोई नहीं आया। जब इसके बारे में उससे पूछा तो बताया कि 5 साल पहले उसकी पत्नी पूजा उसे और उसकी 2 साल की बेटी को छोड़कर किसी और के साथ भाग गई। वो जब ये बात बता रहा था तो पुलिस को उस पर शक हुआ, तो पुलिस ने किरण के सास गौरम्मा को ढूंढ निकालते हैं। गौरम्मा बताती है कि किरण ने बताया कि 5 साल पहले पूजा किसी के साथ भाग गई है और उसने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी है और उसने रिपोर्ट की एक कॉपी भी दिखाई थी। लेकिन जब पुलिस रिकॉर्ड चेक करते हैं तो कोई भी गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं मिलता है। तब किरण से पुलिस पूछते हैं तो वह बताता है कि जब मैं रिपोर्ट लिखा रहा था तो मेरे 2 दोस्त भी साथ में थे, लेकिन जब पुलिस उस 2 दोस्त को इसके बारे में पूछते हैं तो वह इस बात से साफ इनकार कर देता है। अब पुलिस फिर से किरण से सख्ती से पूछताछ करते हैं, तब वह टूट जाता है और तोते की तरह सब बता देता है। 1 मई 2019 को मेरा पूजा के साथ झगड़ा हो गया और मैंने गुस्से में आकर उसका कत्ल कर दिया। बहुत दिनों से हमारे बीच झगड़ा चल रहा था। कत्ल करने के बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस लाश को क्या करूं। फिर मुझे याद आया कि 2015 में दृश्यम मूवी आई थी जिसमें लाश को जमीन के अंदर दबा देते हैं, तो फिर मैंने भी पूजा की लाश को मगधी के पास वाले जंगल में दफना देता हूँ। फिर उसने अपने परिवार को बताया कि पूजा किसी के साथ भाग गई है। किरण ने एक फर्जी FIR की कॉपी तैयार किया और अपने सास को दिखा दिया। धीरे धीरे परिवार वाले पूजा को भूल जाते हैं। इस बीच वो हर महीने पूजा को जहां दफन किया था वहां पे जाया करता था। फिर 2 साल बाद यानी 2021 को भी वो जंगल गया तो उसने देखा कि उसी एरिया में जहां पूजा का लाश दफन था वहां पर वन विभाग ने उसी जगह खाई खोदने का काम शुरू करने वाला था ताकि जंगली जानवर को गांव में आने से रोका जाए। किरण को अब डर लगने लगा कि कहीं पूजा के लाश का राज खुल न जाए और अब तक दृश्यम का पार्ट 2 भी आ गया था जिसमें हीरो ने लाश के हड्डियों को बाहर निकालकर उसे जला दिया।
किरण ने भी ऐसा ही किया। एक शाम किरण उसी जगह गया जहां पूजा की लाश दफन थी। उसने पूजा की कब्र से हड्डियां और दांत निकालकर वहां से थोड़ी दूर जाकर उन्हें जला दिया। वो साथ में पेट्रोल का बोतल लेकर आया था, लेकिन हड्डी और दांत अच्छी तरह से नहीं जला था, क्योंकि हड्डी इतनी आसानी से नहीं जलता है। वो बाकी की हड्डियों और दांत को वहां से दूर एक फार्म हाउस के पीछे गड्ढा खोदकर गाड़ देता है। अब पुलिस उस फार्म हाउस पर जाते हैं जहां किरण ने बाकी की हड्डियां और दांत को गाड़ के रखा था। पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ वहां पहुंचते हैं और हड्डियों और दांतों को बरामद कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज देते हैं और साथ ही किरण को न्यायिक हिरासत में भेज देते हैं। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना, दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। बाकी ये कहानी सुनने के बाद आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।